हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 35। सना को देखते ही रानी के चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो गई। उसने सना को देखकर मुंह बना लिया और मन में सोचा, ये इस लड़के को कहीं तो मैंने देखा है, लेकिन कहाँ। सना को देखते हुए रानी कुछ देर तक अपने दिमाग पर जोर डालती रही और अचानक उसे याद आया कि उसने इस लड़की को एक पोस्ट में देखा था। रानी को तुरंत समझ आ गया कि ये करीम की पत्नी नहीं बल्कि उसके छोटे भाई ईशान की गर्लफ्रेंड है। और अब आगे रानी सना को अजीब नज़रों से देखने लगी। रानी का मुंह बना हुआ था क्योंकि रानी ने नहीं सोचा था कि करीम की पत्नी इतनी सुंदर होगी। ऊपर से सना ने जो ज्वेलरी और साड़ी पहनी हुई थी उसमें वो काफ़ी एलिगेंट और स्टाइलिश लग रही थी। सना को देखकर रानी को अपने अंदर ही अंदर जलन महसूस हो रही थी। वहीं बाकी सबकी नज़र सना की ओर थी। वो लड़की भीगी बिल्ली की तरह दुबकी हुई थी। उसे इस तरह देखकर दादाजी ने मन ही मन सर हिलाया। तभी सना चलकर आगे आई और उसने दिव्या जी की तरफ देखा। दिव्या जी सना को देखकर मुस्कुराने लगी और आगे बढ़ गई। सना ने अपने पल्लू को संभाला और फिर झुककर दिव्या जी के पैरों को छू लिया और कहा, प्रणाम मॉम। सना ने प्रणाम करते ही दिव्या जी ने मुस्कुराते हुए सना को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और फिर उसके गाल को छूकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो, सदा सुहागन रहो बेटा। दिव्या जी के इतना कहने पर सना मुस्कुरा दी। उसने देखा उसकी सास बहुत सिंपल सी थी। दिव्या जी ने सिंपल सी साड़ी पहनी जरूर थी, लेकिन उनका रुतबा काफ़ी एलिगेंट था। सना उन्हें बहुत ध्यान से देख रही थी। उनकी तरफ देखते हुए सना ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहा, हैप्पी बर्थडे मॉम। आपको आपके जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाइयाँ। सना के इतना कहने पर दिव्या ने सर हिलाया और सना के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और शाबाशी देने की स्टाइल में थपथपाया। दिव्या जी ने देखा उनकी बहू काफ़ी सुंदर थी और ये उनकी पहली बहू थी। ये चांद के किसी टुकड़े की तरह थी। उसे देखकर ही उसकी मासूमियत और भोलेपन का अंदाजा लगा लिया था दिव्या जी ने। सना के इतना कहने पर उन्होंने सना की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, थैंक यू बेटा, तुम मेरे लिए मेरे जन्मदिन पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना मैंने तो सोचा था करीम इस बार भी नहीं आएगा। सना ने दिव्या जी की बात सुनी और उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए करीम की तरफ एक नज़र देखा और फिर कहा, करीम कैसे नहीं आते मॉम, पैसा परिवार से बड़ा नहीं है, हमें तो यहाँ आप सबके पास आना ही था। दिव्या जी ने देखा उनकी बहू सना कितनी समझदारी बातें कर रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए सना से कहा, तुम तो काफ़ी समझदार बच्ची हो, लगता है अब हमारे करीम को भी परिवार की कदर हो जाएगी। फिर उन्होंने करीम की तरफ देखा और उससे कहा, करीम तुमने बहू तो बहुत अच्छी चुनी है, मुझे लगता है इतनी सुंदर पत्नी मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं ले आ पाती। अपनी माँ की बातों को सुनते हुए करीम ने सर हिलाया। ये लड़की जो अब उसकी पत्नी थी उसने आते ही अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। करीम ने सना की तरफ देखा। तभी दिव्या जी की बात को सुनकर करीम के डैड अमित चंद जी ने कहा, दिव्या जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हम तो भाई अपनी बहू से पहले भी मिल चुके हैं और हमें तो हमारी बहू का सरल स्वभाव बहुत पसंद आया। फिर अमित चंद जी ने सना के सर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुश रहो और हमारे इस घोड़े पर लगाम कसती रहो। अमित चंद जी की बात सुन सना ने करीम की तरफ देखा तो करीम जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। सना ने मन ही मन सर हिलाया और उसे करीम के ऊपर हंसी आने लगी। तभी दिव्या जी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, जबकि करीम ने सोचा कि सना कब उसके डैड से मिली। असल में न तो सना ने और ना ही किसी और ने करीम को इस बारे में बताया था। जब करीम इस बारे में सोच रहा था तब सना ने दादाजी और फिर अमित चंद जी के पांव छू लिए। अमित चंद जी के पांव छूकर सना ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कैसे हैं डैड? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, क्या तुम ठीक हो? ये बताओ करीम तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? अमित चंद जी ने सना से पूछा, मैं ठीक हूँ,
आप सबसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन करीम करीम मुझे आपसे मिलने नहीं ले आ रहे थे। सना ने अमित चंद जी से कहा तो अमित चंद के साथ साथ दिव्या और दादाजी ने भी करीम को घूरा। बेचारा करीम तो हैरान हो गया। ये लड़की उसके परिवार से पहली बार मिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सबके साथ सालों से हो। उनके साथ वो घुल मिल रही थी, जिससे कि उनके परिवार के साथ खुशी दिखाई दे रही थी। सना जब यहाँ आई थी तो नर्वस थी, लेकिन कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो गई। करीम ने मन में सोचा, कमाल की हिम्मत है इसमें, इसने मेरे परिवार से मेरी शिकायत की। तभी सना ने उसे इग्नोर किया और चलकर दादाजी के पास आई। सना ने दादाजी के पाँव छू लिए और उनसे बातें करने लगी। सना ने देखा दादाजी कम बोलते थे, लेकिन सना ने फिर भी उनसे बातें की। सना ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप कैसे हैं? सना के सवाल पूछने पर दादाजी ने उसे देखा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। सना ने करीम की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या दादाजी नाराज हैं? करीम ने अपने कंधे उचका दिए। सना ने सर हिलाया और उनके जवाब का इंतजार करती रही। करीम ने कुछ नहीं कहा। दादाजी ने सुना और फिर करीम और बाकी सबसे कहा, मैं बाहर बगीचे में हूँ। अमित चंद और दिव्या जी ने सर हिला दिया। सना ने आंखें घुमाई और दादाजी के इस बिहेव को नोटिस किया। दादाजी जब कुछ नहीं बोले तब उसने फिर से दादाजी के थोड़े और करीब जाकर कहा, दादाजी क्या मैं आपको बाहर बगीचे तक चलने में मदद कर दूं? यकीन मानिए मैं रास्ते में आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगी। सना को दादाजी से इस तरह बात करता देख दिव्या जी, रानी और अमित चंद के साथ साथ करीम भी शौक था। ये लड़की दादाजी से बोलने की हिम्मत कर रही थी, जो आमतौर पर बहुत कम बोलते थे और सब उनसे काफ़ी डरा करते थे। उनकी खुद की बेटी रानी या छोटी बेटी या पोते कोई भी उनके साथ इस तरह पेश नहीं आता था। दादाजी ने सना के सवाल को सुना और भाव शून्य होकर कहा, हाँ। दादाजी के हामी भरते ही सब हैरान हुए, लेकिन सना चहक उठी और उसने अपने मन में सोचा, क्या कपूर खंडन के जीन्स में ही कोई खराबी है? कोई मुस्कुराता क्यों नहीं? इस बारे में सोचते हुए सना दादाजी के साथ आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी रानी ने दादाजी को वहां पर रोकते हुए कहा, डैड आप कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट रुकिए, पहले मुझे करीम और आपकी नई बहू से कुछ सवाल तो पूछने दीजिए। रानी की ये बात सुनकर दिव्या जी ने रानी की तरफ देखते हुए सीरियस होकर कहा, क्या बात है रानी, आपको क्या सवाल पूछना है सना से? रानी ने रुके में दिव्या जी को देखा और फिर सबकी तरफ देखते हुए कहा, भाभी आप तो बहुत खुश थी कि आज आपकी बहू आने वाली थी, जो कि आई भी है, लेकिन मुझे तो ये जानना है कि जो बहू हमारे सामने खड़ी है वो करीम की पत्नी है या करीम के छोटे भाई ईशान कपूर की पत्नी है। रानी ने जैसे ही इतना कहा, सना की आंखें बड़ी हो गई। उसने नहीं सोचा था कि उसे यहाँ पर इस बात का सामना करना पड़ेगा। वहीं रानी की बात को सुनते हुए करीम ने घूर कर देखा और अपने सख्त लहजे में कहा, बुआ जी आप ये क्या बकवास कर रही हैं? आप भूल रही हैं आप मेरी पत्नी सना के बारे में बात कर रही हैं। करीम की सख्त आवाज़ को सुनकर और उसके भाव शून्य चेहरे को देखकर रानी को अपने अंदर थोड़ा डर महसूस जरूर हुआ, लेकिन फिर भी आज पासा उनके हाथ में था तो कैसे ये मौका वो छोड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा, करीम मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं जानती थी यहाँ मेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैं प्रूफ साथ लेकर आई हूँ। इतना कहते हुए रानी जी ने अपने फ़ोन में सोशल मीडिया से सभी पोस्ट निकाल कर दिखा दिए जो ईशान और सना के बारे में थे। उन सभी तस्वीरों को देखते हुए दिव्या जी, अमित चंद जी और दादाजी ने सना की तरफ देखा तो सना ने अपना सर झुका लिया। तभी रानी जी ने कहा, पूछिए डैड, इस लड़की से पूछिए ये करीम की पत्नी है या ईशान की गर्लफ्रेंड या फिर इसका रिश्ता तो मर दो। रानी जी ने इतना ही कहा था कि उन्हें एक सख्त और गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, बुआ जी आप अपनी तमीज़ में रहें तो बेहतर होगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी बुआ हैं और उम्र में भी आप मुझसे बड़ी हैं। ये आवाज़ करीम की थी।
करीम की ये गुस्से भरी आवाज़ सुनकर रानी जी काफ़ी डर गई थी। सना ने देखा करीम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसके माथे पर और आंखें के पास उसकी नसें तन गई थी। करीम की आवाज़ इतनी तेज थी कि खुद सना भी डर गई थी। रानी जी करीम से डर कर 2 कदम पीछे हो गई। तभी दिव्या जी ने बात संभाल ली और आगे आकर उन्होंने कहा, रानी, तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले पता होना चाहिए कि तुम क्या बोल रही हो। क्या तुम अब तक इस बात से सीख नहीं पाई हो? दिव्या जी की बात को सुनकर रानी ने उन्हें घूरा, लेकिन अब करीम के गुस्से से वो इतना डर गई थी, अब कुछ बोलना नहीं चाहती थी। करीम की तो रानी से कभी बनती ही नहीं थी। रानी हमेशा से ऐसी ही थी कि बस उसे पैसों से प्यार था। परिवार का सदस्य होते हुए भी रानी को बस अपने आप से प्यार था और वो निहायत स्वार्थी थी। तभी दिव्या जी ने करीम से कहा, करीम, तुम शांत हो जाओ। करीम ने दिव्या जी की बात को सुना और चुप हो गया। तभी सना ने दिव्या जी की तरफ देखा और अपनी सफाई रखते हुए कहा, मॉम, जैसा आप सबने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब महज एक एक्सीडेंट था। मैं तो ईशान सर को पर्सनली जानती भी नहीं। सभी फैंस की तरह मैं भी ईशान सर की बड़ी फैन हूँ। सना के सफाई देने पर दादाजी तो काफी देर तक शांत खड़े थे। उन्होंने सना की तरफ देखा और 2 कदम आगे चलकर आते हुए कहा, सना बहू, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सच से हम भी वाकिफ हैं। दादाजी की बात सुनकर दिव्या, अमीचंद और करीम तीनों मुस्कुरा दिए। तभी सना ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू सो मच। आपने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगी। सना की बात को सुनकर दादाजी चुपचाप वहाँ से चले गए। सब उनको एक तरफ जाते हुए देखते रहे। कुछ ही मिनट बाद दादाजी वहाँ पर वापस आ गए, लेकिन सबने देखा कि उनके हाथ में के रेड कलर का बॉक्स था। उस बॉक्स को देखते ही रानी की आंखों में चमक आ गई और वो उस बॉक्स को ललचाई नजरों से देखने लगी। सना ने भी जिज्ञासा से उस बॉक्स को देखा तो दादाजी ने उसकी जिज्ञासा को देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम जरूर सोच रही होगी इसमें क्या है। सना ने हाँ में सर हिलाया। तब दादाजी ने मुस्कुरा दिया और उन्होंने उस बॉक्स को खोलकर सना को दिखाते हुए कहा, बेटा, ये नेकलेस सेट जो केवल रेयर डायमंड से मिलकर बना है, इसमें मैंने और करीम की दादी ने करीम के जन्म पर बनवाया था, ताकि जब करीम की शादी हो जाए तब हम अपनी बहू को आशीर्वाद के रूप में ये दें। ओह, सना ने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी ने आगे कहा, सेम इसी नेकलेस की तरह 2 और नेकलेस भी हैं जो करोड़ों की, और वो दोनों ईशान और हर्ष के जन्म पर बनवाया था और वो उनकी बहुओं को मिलेगी। लेकिन हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें मेरे दिल को जीतना होगा। जिस दिन तुम मेरे दिल में अपनी जगह बना लोगी उस दिन मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद जरूर दूंगा। और एक बात, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आने वाली 2 बहुओं को भी मेरा दिल जीतना होगा। केवल तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। दादाजी की बातों को सुनने के बाद सना मुस्कुराने लगी। सना ने मुस्कुराते हुए बेझिझक होकर कहा, दादाजी, तब तो मुझे आपका दिल तो जीतना ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपके आशीर्वाद से वंचित रह जाऊं। लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि अगर मैंने आपका दिल जीत लिया तो आप मुझे ये हीरो का हार नहीं बल्कि अपना प्यार देंगे। इसके आगे कहते हुए सना की आंखों में हल्की सी नमी आ गई और उसने इमोशनल होते हुए कहा, क्योंकि क्योंकि दादाजी, मेरे जीवन में पैसों की अहमियत नहीं बल्कि प्यार की अहमियत है। मैंने कभी परिवार का प्यार महसूस नहीं किया और इसीलिए आप मुझसे वादा करिए, अगर मैंने आपका दिल जीत लिया तो आप केवल करीम के नहीं बल्कि मेरे भी दादाजी होंगे। सना की ये बात सुनकर दादाजी हल्के से मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ। दादाजी के इतना कहते ही सब मुस्कुराने लगे, लेकिन रानी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी, क्योंकि आज तक तो उनके हिस्से में कोई इतनी महंगी हार नहीं मिली थी। असल में जो हार दादाजी ने सना को देने के लिए कहा था, उस अकेले की कीमत 95 करोड़ की थी। रानी को अब सना से जलन हो रही थी। कुछ देर बाद दादाजी बाहर बगीचे में टहलने के लिए चले गए और मेंशन में आज रात की पार्टी का इंतजाम होने लगा।
वहीं दिव्या जी के मन में एक सवाल ये भी था कि क्या ईशान आज की पार्टी में आएगा। इस बारे में सोचते हुए दिव्या जी ने ईशान को कॉल किया। क्या होगा जब आएगा ईशान पार्टी में? क्या ईशान और सना आएंगे एक दूसरे के सामने? और क्या करेगा ईशान? क्या सना जीत पाएगी दादाजी का दिल? जानने के लिए पढ़िए आगे की कहानी। रिंग जा रही थी और दिव्या जी ईशान की कॉल रिसीव होने का इंतजार कर रही थी। दिव्या जी के मन में ख्याल आ रहा था कि जाने ईशान उनसे बात करेगा भी या नहीं। आखिर वो उनसे बातें ही तो नहीं करता है, अक्सर उन्हें इग्नोर कर देता है। इसी बारे में सोचते हुए वो रिंग बजने का वेट कर रही थी। आखिर कुछ देर रिंग बजने के बाद ईशान ने कॉल पिक कर लिया। ईशान अपने घर में आराम से काउच पर दोनों पैरों को रखकर लेटा हुआ था और चाव से ग्रेप्स खाते हुए उसने कॉल पिक किया और फिर उधर से ईशान की रौनक भरी आवाज़ आई। हैप्पी बर्थडे मॉम, कैसे हो आप? आज बहुत दिनों बाद आपको अपने बेटे की याद आई है। ईशान की बात सुनकर उन्होंने अपना सर हिला दिया। ये लड़का अक्सर उन्हें ऐसे ही कहता है। दिव्या जी ने ईशान की बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, थैंक यू बेटा। ईशान कान पर मोबाइल लगाए ग्रेप्स खा रहा था और फोन पर इधर अपनी बात कहकर दिव्या जी ने थोड़ा हेजिटेट होते हुए फिर आगे कहा, ईशान बेटा क्या तुम भूल गए हो? आज कपूर मेंशन में फैमिली गैदरिंग है। आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है। क्या तुम? दिव्या जी के इतना कहते ही ईशान के हाथ ग्रेप्स खाते हुए रुक गए और चेहरे की स्माइल गायब हो गई। तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी। हेलो ईशान बेटा, क्या तुम सुन रहे हो? हेलो। हाँ, ईशान ने बस इतना ही कहा। उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था जो उसकी माँ आज फोन पर कह रही थी, वो भी और जो आज से कुछ सालों पहले उन्होंने उस लड़की के सामने वो सब कहा था। तब भी ईशान ने हर चीज़ सुनी थी और सिर्फ सुनी ही नहीं थी, उसे अपने दिमाग में भी भर लिया था। ईशान के हाथ ग्रेप्स खाते खाते रुक गए। उसकी आंखों में एक धुंधला सा चेहरा उभरा और वो चेहरा था एक लड़की का। उस लड़की की आंखों में आंसू थे और वो ईशान की तरफ देखते हुए उससे कह रही थी, हे ईशान, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? ईशान अभी इन ख्यालों में गुम था कि तभी उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। दिव्या जी ने प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहा, बेटा आज तो तुम आ जाओ। देखो आज फैमिली गैदरिंग में तुम्हारे दोनों भाई और तुम्हारी नई भाभी के साथ साथ बाकी सब भी आएंगे। प्लीज़ आ जाओ। अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ईशान ने दिव्या जी के बातों को सुना और सर हिलाया। उसने अपने दिल पर लगे जख्मों को हरा होते हुए महसूस किया और फिर उसने सख्ती से कहा, मॉम आप जानती हैं ना कि मुझे वो घर पसंद नहीं है। वहाँ मुझे जेल जैसी फीलिंग आती है जहाँ कोई अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। मुझे उस घर में नहीं आना। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, अपने मन का करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ उस घर में मेरी वैल्यू न पहले थी और न अब है, इसीलिए मैं उस घर में आना नहीं चाहता। ईशान की कही बात सुनकर दिव्या जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ईशान को समझाते हुए कहा, लेकिन बेटा जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम ही तो सबके लाडले हो। कपूर परिवार के बेटे हो तुम। बेटा प्लीज अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ बेटा और घर वापस लौट आओ अपने परिवार के पास। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दिव्या जी की आवाज़ में उनकी ममता की पुकार थी। वो दिल से चाहती थी कि बीती बातों को भूलकर उनका बेटा घर वापस आ जाए, लेकिन ईशान तो बचपन से ही जिद्दी था। वो एक बार जिद कर लेता था तो बस जिद कर लेता था, अपनी बात मनवा ही लेता था। इसी तरह की जिद उसने तब भी की थी जब वो लड़की उसकी जिंदगी में थी। ईशान ने अपनी जिद दिखाई और उसने सर हिलाया और खड़ा हो गया। वो खिड़की की तरफ गया और खिड़की के बाहर झांकते हुए उसने सख्ती से कहा, नहीं मॉम, मैं नहीं आ रहा हूँ। उन यादों को भूल जाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं मिलना किसी से, नहीं शामिल होना है किसी गैदरिंग में। वो मेरी फैमिली नहीं है। इतना कहते हुए ईशान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसके साथ ही ईशान का चेहरा मुरझा गया और उसने सैड होते हुए बाहर शहर को देखा और खुद से कहा,
काश मैं उन यादों को भूल पाता, लेकिन मैं नहीं भूल सकता हूँ। आप सबने और खासकर दादाजी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मुझे किसी से नहीं मिलना और कभी भी नहीं मिलना। मैं उन यादों में ही अपनी खुशी ढूंढ लूँगा और रह लूँगा अकेला। दूसरी तरफ फोन कटने के साथ ही दिव्या जी की आंखों से आंसू की एक बूंद उनके गालों पर आ लुढ़की। उनका मन बहुत ज्यादा दुखी था। उनका बेटा, जो उनके जिगर का टुकड़ा था, वो नाराज था और सालों से नाराज था। हर बार दिव्या जी उसके आने की उम्मीद करती थी, लेकिन हर बार उनकी उम्मीद टूट जाती थी। वो सोच रही थी, तभी दिव्या जी को महसूस हुआ कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुड़कर देखा तो पाया कि वहां पर सना थी। सना का सुंदर सा चेहरा देखकर दिव्या जी मुस्कुराने लगी और कहा, अरे सना बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं मॉम, मैं तो बस आपसे बातें करने आई थी, सना ने दिव्या जी से कहा। सना ने उनके आंसुओं को देख लिया था और वो जानना चाहती थी कि आखिर दिव्या जी क्यों रो रही थी। इसीलिए सना ने दिव्या जी की तरफ देखा और दिव्या जी के लिए फिक्र जताते हुए उसने कहा, मॉम, क्या आप रो रही थी? नहीं, नहीं तो। दिव्या जी की जुबान पहले तो थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आवाज को संभालते हुए सना को जवाब दिया। उन्होंने फिर बात बदलते हुए कहा, बेटा, तुम भी किन चक्करों में पड़ी हो? तुम मेरे साथ चलो और बताओ, आज की पार्टी में तुम क्या पहनने वाली हो? सना ने दिव्या जी की बात सुनी और मन में सोचा, क्या लाखों की एक साड़ी पहनने के बाद मुझे वापस रेडी होने की क्या जरूरत है? सना के लिए साड़ी की कीमत उसके सैलरी से कई गुना ज्यादा थी और यहाँ उसे उसकी सास कपड़े बदलने के लिए कह रही थी। इस बारे में सोचते हुए सना ने हैरान नजरों से देखा और कहा, मॉम, मैंने तो पार्टी के लिए ही ये ड्रेस पहनी है, क्या ये साड़ी खूबसूरत नहीं है? सना की हैरानी को देखकर और उसकी भोली बातों को सुनकर दिव्या जी मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने सना का हाथ पकड़ा और ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे लिए तो मैंने एक नई ड्रेस बनवाई है बेटा, और यकीन मानो वो तुम पर खूब जचेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।